गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इतिहास अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े और प्रथम विश्व युद्ध से उपजी जो कठिनाइयाँ थी, समस्याएं थी, उनको लेकर के महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाए और 3 सत्याग्रहों के विषय में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि रोलेट एक्ट जो भारत के ऊपर लागू किया गया, जो एक दमनकारी कानून था, उसके खिलाफ कैसे भारत के अंदर आंदोलन है वो चला। उसके बाद आता है कि असहयोग आंदोलन भारत के अंदर कैसे चला। तो ये जो असहयोग आंदोलन है, इसका जो नाम है वो असहयोग ही क्यों रखा गया? असहयोग ही क्यों? असहयोग का मतलब होता है, सहयोग होता है किसी की सहायता करना, असहयोग होता है किसी की सहायता ना करना। तो गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, आपने याद करना है, जो उन्होंने 1909 में प्रकाशित हुई। उन्होंने वहाँ पर उस पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना, स्वराज होता है अपने शासन, अपना राज की जो स्थापना है वो हो जाएगी। तो यहीं से महात्मा गांधी जी को जो असहयोग का जो विचार है या असहयोग आंदोलन शुरू करने का विचार है, वो यहीं से उनके दिमाग में आया। उसके बाद देखिए, तो असहयोग का जो विचार है वो आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आंदोलन शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ तरीके बताए कि कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पदवियां लौटानी होंगी। जो उपाधियां या पदवियां सरकार ने दी थी, जैसे सर की उपाधि है, जो भारतीय उनके लिए अच्छा काम करता था उनको सर की उपाधि दी जाती थी। तो ऐसी बहुत सी जो उपाधियां थी जो सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को दी गई थी, विभिन्न भारतीयों को, तो सबसे पहले क्या करना है कि उन भारतीयों, जो भारतीयों को उपाधि दी गई थी, वो उपाधियां सरकार को वापस लौटानी है। दूसरा क्या था कि सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों और विधायी परिषदों का जो चुनाव, उस समय प्रांतों में हमारा देश है वो बटा हुआ था, तो प्रांत के आधार पर कुछ चुनाव होते थे, उनको विधायी परिषद के चुनाव कहते थे। या फिर स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, मतलब उनके वहाँ पर क्या है, अपनी सेवाएं नहीं देना है, उनका बहिष्कार करना है। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, अगर दबाने का प्रयास करती है, तो व्यापक तौर पर सविनय अवज्ञा जो अभियान है वो भी शुरू किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते पूरे देश में यात्रा कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी सोच रहे थे कि असहयोग जो आंदोलन था और जो ये खिलाफत आंदोलन था उसको साथ साथ शुरू किया जाए। लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इस बात को लेकर के सशंकित थे या उनके मन में कुछ शंका थी। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। कारण क्या था? उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में, याद करेंगे यहाँ पे, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई कि असहयोग जो कार्यक्रम है, असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह फैसला लिया गया और कांग्रेस के जो 2 हिस्सों में कांग्रेस बट गई थी, उनके बीच में क्या हुआ, सहमति बन गई इस आंदोलन को शुरू करने की। फिर देखते हैं कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ा और उनमें किन लोगों ने हिस्सा लिया
और विभिन्न जो सामाजिक समूह थे उन्होंने इस असहयोग आंदोलन के विचार को किस तरह समझा, क्या उसका अर्थ लिया और कैसे ये आंदोलन है वो आगे बढ़ता है। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, तो जब ये आंदोलन चला तो इस आंदोलन का जो अर्थ है वो विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग था, अलग अलग अर्थ उन्होंने इसका लिया। तो जो ये असहयोग और खिलाफत आंदोलन है ये जनवरी 1921 में शुरू हुआ। यहाँ पे याद करेंगे जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, समाज के प्रत्येक समूह ने, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, मतलब इच्छाएं थी। इस आंदोलन से हर एक की अपनी अपनी इच्छाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए स्वराज के जो मतलब थे, अर्थ थे, वो क्या थे, अलग अलग थे। अब देखते हैं कि ये आंदोलन है वो आगे कैसे बढ़ता है। अब है शहरों में ये आंदोलन है वो कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है आपने याद करने पड़ेंगे। पहला तो ये कि शहरों में केवल जो मध्यम वर्ग के लोग थे इन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, पहला पॉइंट। दूसरा, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। तीसरा, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, मतलब ऐसे स्कूल जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किए गए थे वहाँ पर लोगों ने जाना छोड़ दिया। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि अदालतें भी क्या थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अधिकार में थी, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो असहयोग का मतलब क्या होता है कि जो अंग्रेज जो थे उनका सहयोग ना करना किसी भी काम में। तो इन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया जो ब्रिटिश सरकार ने स्थापित की थी। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में जो परिषद के चुनाव थे उनका भी बहिष्कार किया गया, उसके अंदर भी किसी ने भाग नहीं लिया। मद्रास में जो गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए, मतलब चुनाव लड़ने से क्या होगा, जब हम चुन करके उस काउंसिल में जाएंगे, परिषद में जाएंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। तो ये जस्टिस पार्टी जो थी इसने बहिष्कार नहीं किया। उनका मानना था कि इसके माध्यम से ही हम क्या है, जो सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं या अपनी बातें मनवा सकते हैं। जब तक क्या है, हम सरकार का खुद हिस्सा बन जाएंगे तभी सरकार को क्या है, अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय था। इसमें क्या किया गया, जो विदेशी जो सामान है उसका बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग क्या होता है कि सरकार किसी भी दुकान का जो मेन मुख्य जो गेट है उसको बंद करके उसके आगे धरना प्रदर्शन करना। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और 1900 इस विदेशी कपड़ों की होली जलाने से 1921 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उस समय जो इसकी कीमत कितनी थी, 102 करोड़ थी, वह घटकर केवल 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से भी इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, जिनका लगभग क्या है, पतन हो चुका था या बंद हो चुकी थी मिलें, है ना। तो वो मिलें क्या हैं, वो दोबारा शुरू हो गई, क्योंकि भारतीय कपड़ा लोग खरीदने लगे, अब विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने लगे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये आंदोलन शहरों में धीमा पड़ गया। तो प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा, पहला तो ये कि जो असहयोग आंदोलन है वो शहरों में कैसे चला। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि शहरों में ये असहयोग आंदोलन के धीमा होने के कारण क्या थे। तो इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण क्या था कि खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्राय महंगा होता था। जो खादी का कपड़ा घरों में बनाया जाता था, हाथ से बनाया जाता था, वो महंगा था और गरीब व्यक्ति क्या है, ज़्यादा लंबे समय तक क्या है, उस हाथ से बने हुए कपड़े को नहीं खरीद सकता था। इसलिए वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, मिलों के बना हुआ जो कपड़ा है उसको दोबारा फिर उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक कारण था इसके धीमा होने का। दूसरा कारण क्या था कि ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा होगी। विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने स्कूलों का, कॉलेजों का और अदालतों का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन ये बहिष्कार करने के बाद उनके पास कोई और विकल्प नहीं था कि वो किस स्कूल में, किस कॉलेज में या किस अदालत में वो जाएं, कैसे वो
अपनी जो जीवन यापन करें। तो इसके लिए दोबारा फिर उनको क्या है, मजबूरन उन्हीं जो स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों में पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए उनको जाना पड़ा। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, लेकिन भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। तो इसलिए दोबारा फिर लोग क्या हैं, वो कॉलेजों में, स्कूलों में और अदालतों में लौटने लगे ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो ये एक कारण था जिससे क्या हुआ, ये आंदोलन जो है वो धीमा पड़ गया। अब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ये आंदोलन है वो कैसे चला। शहरों से निकल करके ये आंदोलन आग की तरह देहात में या ग्रामीण क्षेत्र में फैल गया। और युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के आंदोलन भी क्या है, इस असहयोग आंदोलन के अंदर शामिल हो गए। और कैसे ये आंदोलन है वो आगे बढ़ता है ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र थे, याद करेंगे सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो किसानों के एक विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो बाबा रामचंद्र जो थे एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी में काम कर चुके थे। तो फिजी एक देश है, गिरमिटिया मजदूर क्या है, अब देखिए कि जो गिरमिटिया मजदूर थे उनको एक एग्रीमेंट के तहत, एक समझौता किया जाता था और उनको 5 साल के लिए दूसरे देश में मजदूर के रूप में बागानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। तो इसलिए जो ये एग्रीमेंट इनके बीच में होता था उनको गिरमिट कहा जाता था। इसलिए यहाँ से क्या है, गिरमिटिया मजदूर जो शब्द है वो आया है। तो उन्होंने भी गिरमिटिया मजदूर के रूप में क्या था, दूसरे देश में यानी फिजी में जाकर के बागानों में अंग्रेज़ों के अधीन काम किया था। उनका जो आंदोलन था वो सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि किसके खिलाफ था, ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ। तालुका, तहसील, ब्लॉक, है ना, मतलब एक ताल्लुके का जो पूरा एक अधिकारी होता है, ताल्लुके की पूरी ज़मीन जिसके अधिकार में होती है उसको ताल्लुकदार बोलते हैं। जमींदार है ना, ज़मीन का जो मालिक है। तो ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान लेते थे और तरह तरह के कर वसूल करते थे और किसानों को बेगार करनी पड़ती। बेगार क्या होता है, बिना पैसे के काम करना पड़ता था उनके पास। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। तो किसानों को जो पट्टे पे ज़मीन दी जाती थी, इसको हम आजकल ठेका बोलते हैं, ठेके पे दी जाती है ना, तो उनके पट्टे निश्चित नहीं थे। जो ज़मीन उनको पट्टे पे दी जाती थी 1 साल के लिए, अगले साल क्या है, उसकी जो ज़मीन है उसको दूसरी ज़मीन है वो दी जाती थी। तो ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जो किसान है वो ज़मीन के ऊपर अपना जो अधिकार है वो स्थापित ना कर ले, इसलिए बदल बदल करके ज़मीनें उनको दी जाती थी। किसान क्या मांग कर रहे थे कि उनका लगान कम किया जाए, जो बेगार जो व्यवस्था है वो ख़त्म की जाए और जो दमनकारी ज़मींदार है या ताल्लुकदार है उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। समाज क्या करे, उनका विरोध करे। और अपना विरोध दर्शाने के लिए समाज के अंदर जो दूसरे वर्ग के लोग थे, जैसे नाई थे, धोबी थे, नाइयों ने उन ज़मींदारों के और उन ताल्लुकदारों के बाल काटना बंद कर दिया। जो धोबी थे उन्होंने उनके कपड़े धोना बंद कर दिया। और 1920 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। तो उन्होंने क्या किया, बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर के अवध में अवध किसान सभा का गठन किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस पूरे इलाके में महीने भर में ही 300 से ज़्यादा जो शाखाएं हैं वो इस अवध किसान सभा की जो शाखाएं हैं वो काम करने लगी। और ये जो आंदोलन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। तो क्या हुआ था कि कांग्रेस चाहती थी कि इस आंदोलन को वो कांग्रेस का जो ये असहयोग आंदोलन है उसके साथ जोड़ें, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हो गई थी। क्या हो गई थी कि 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर किसानों ने हमले करना शुरू कर दिया। बाज़ारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांटती जाएगी। तो महात्मा गांधी का नाम लेकर के लोग अपनी कार्यवाहियों और जो आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, जो भी वो काम कर रहे थे उनको सही ठहरा रहे थे। तो
ये था आपका जो अवध के अंदर चला किसान आंदोलन था। तो जो कांग्रेस थी वो इसको असहयोग आंदोलन के साथ इसको जोड़ना चाहती थी, लेकिन अंत में आकर के 1921 में ये आंदोलन जो कि पूर्ण रूप से अहिंसात्मक था वो हिंसात्मक गतिविधियों में बदल गया और महात्मा गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे। इसलिए महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने से कतराते रहे। अब आता है आदिवासी क्षेत्र में ये आंदोलन है वो कैसे चला कि आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का जो मतलब है वो अपने ही तरीके से निकाला। उदाहरण के लिए जैसे आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में एक आंदोलन चला जिसका नाम था गुरिल्ला आंदोलन। और गुरिल्ला जो आंदोलन था इस संघर्ष को भी कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया या असहयोग आंदोलन में वो इसको भी जोड़ना या इसके साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती थी। ये जो गुरिल्ला आंदोलन क्या था, क्योंकि ये आदिवासियों का आंदोलन था और सरकार ने क्या किया था, विभिन्न जो जंगल थे उनको आरक्षित वन घोषित कर दिया था कि उन वनों के अंदर किसी को जाने की जो परमिशन नहीं थी। उन जंगलों में अपने पशुओं को चराने की आज्ञा नहीं थी। वहाँ से जलावन के लिए जलाने के लिए लकड़ी लेने की आवश्यकता नहीं थी, फल लाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इससे जो पहाड़ों के लोग हैं वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि उनका जो जीवन है वो वनों के ऊपर ही टिका हुआ था। तो इसका असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ने लगा और उनको ये लगने लगा कि उनसे उनके जो परंपरागत अधिकार है वो छीने जा रहे हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से प्राचीन समय से ही वो क्या है, वनों के साथ जुड़े हुए थे और उनकी सारी जो गतिविधियां हैं वो वनों के ऊपर ही निर्भर थी। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, मतलब जब सड़कों का निर्माण किया गया उन जंगलों के अंदर, तो उन लोगों से बिना पैसे के काम करवाया जाने लगा। तो लोगों ने क्या कर दिया, बगावत कर दी। और इस जो ये आंदोलन था गुरिल्ला आंदोलन, इसका जो नेता था उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ये याद करना है, अल्लूरी सीताराम राजू। तो ऐसा कहा जाता है कि ये बड़ा ही दिलचस्प व्यक्ति था और ऐसा माना जाता है कि उसके पास क्या थी, बहुत सारी विशेष शक्तियां थी। वह एक खगोलीय अनुमान है वो लगा सकता था सही और लोगों को स्वस्थ कर सकता था, बीमार लोगों को, तथा ऐसा माना जाता था कि गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। तो ये क्या था, ये लोगों का उसके प्रति विश्वास था। और ऐसा माना जाता था कि राजू क्या है, एक चमत्कारी व्यक्ति है, ईश्वर का अवतार है। और राजू क्या थे, वो महात्मा गांधी जी की महानता गुण गाते थे और वो इस महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने, खादी कपड़ा यानी सूती कपड़ा पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश को, हमारे देश को जो आज़ादी है वो केवल अहिंसा के बल पर, जैसा महात्मा गांधी चाहते हैं उसके बल पर नहीं, बल्कि क्या है, बल प्रयोग के द्वारा ही हम अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। तो क्या हुआ, ये आदिवासियों का आंदोलन भी हिंसात्मक गतिविधियों में बदल जाता है। गुडेम पहाड़ियों में जो पुलिस थाने थे उनके ऊपर इन लोगों के द्वारा हमले किए गए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई और स्वराज प्राप्ति के लिए जो गुरिल्ला आंदोलन है वो लंबे समय तक चलता रहा और अंत में 1924 में राजू को पकड़ करके और उसको फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार क्या था, आदिवासियों का आंदोलन है वो चलता है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो आंदोलन है वो बागानों में स्वराज, यानी जो बागान होते हैं, चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, तंबाकू के जो बागान होते हैं, तो वहाँ पर ये आंदोलन है वो कैसे चला। तो देखिए, बागानों में स्वराज। अब यहाँ पे देखिए कि 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, इसके तहत जो बागानों में काम करने वाले लोग थे उनको बागानों की चार दीवारी में कैद कर दिया गया था। उनको उन बागानों की चार दीवारी से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी, उनको अपने घर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये था 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो उनके लिए जो स्वराज का मतलब था वो क्या था कि इन बागानों की चार दीवारी से आज़ादी। तो ऐसा वो चाहते थे ताकि वो अपने गाँव में लौट सके, लेकिन उनको क्या था, बिना इजाज़त के बागान से बाहर जाने की उनको आज्ञा नहीं थी। और जब उन्होंने क्या किया, इस असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर और अधिकारियों, जो मजदूर हैं वो अधिकारियों की अवहेलना करने लगे या उनकी आज्ञा मानने से इनकार करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को क्या है वो चलने लगे। और उसके बाद क्या होता है
अब उनको लगता था कि महात्मा गांधी जी का राज है आ गया है और उनको अपने गांव में क्या है ज़मीनें मिल जाएगी और अब उनको बागानों में काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक वो अपने गांव में पहुंच पाते, जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे गए तो उस दिन क्या था, रेलवे की हड़ताल थी या जो स्टीमर थे उनकी हड़ताल, स्टीमर पानी में चलते हैं तो उनकी हड़ताल थी, जिसके कारण क्या थी वो रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बुरी तरीके से पीटा गया। तो इस प्रकार क्या था, तो ये जो आंदोलन है वो क्या हो गया, इस प्रकार उनको दबाया गया, उनका दमन किया गया। उसके बाद देखते हैं कि इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। कांग्रेस मतलब इन असहयोग आंदोलन की धारा से इन घटनाओं को जोड़ने के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। बेशक कांग्रेस ने क्या है उनको उस आंदोलन से नहीं जोड़ा, क्योंकि वो जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे हिंसा में बदल गई थी। तो इसलिए क्या था कि वो लोग क्या था अपनी तरफ से वो भावनात्मक रूप से इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है, जो ये असहयोग आंदोलन है, एक घटना घटती है चौरी चौरा नामक जगह है। 1922 में एक घटना घटती है। ये जो चौरी चौरा जगह है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ पे एक घटना घटती है, उसमें गोरखपुर के अंदर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। एक शांतिपूर्ण जुलूस है वो गुजर रहा था और पुलिस के साथ उनका टकराव हो गया और उन्होंने क्या किया, पुलिस चौकियों को आग लगा दी, बहुत से पुलिस वालों को मार दिया। तो इस घटना को सुनते ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया और इस घटना के बाद चौरी चौरा जो घटना थी उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में 1922 में, इस घटना के बाद इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कैसे शुरू हुआ, उसके शुरू होने की जो परिस्थितियां थी वो कौन कौन सी थी। धन्यवाद।